नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः आप सभी लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। हम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। हम जो है आपके मध्य में उपस्थित हैं हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की सीरीज को लेकर, जो आपके लिए आने वाली सभी परीक्षाओं जैसे कि KVS, NBS, DSSB, RPSC, UPLT, TGT, PGT व अन्य समस्त परीक्षाओं में लाभदायक साबित होगी। आप सभी एक बार सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और चैनल के ऊपर यदि हमारे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की पहले प्रश्न के साथ में। क्या दिया गया है? महादेवी वर्मा के निम्नलिखित में से किस निबंध संकलन में यानी केंद्रीय विषय स्त्री मुक्ति है? आपको बताना है महादेवी वर्मा के किस निबंध संकलन का केंद्रीय विषय स्त्री मुक्ति है। भारतीय संस्कृत के स्वर, श्रृंखला की कड़ियाँ, छड़दा, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी आपका उत्तर है, तो बिल्कुल ठीक होगा, यानी कि श्रृंखला की कड़ियाँ। और महादेवी वर्मा का निबंध संकलन जो ये है श्रृंखला की कड़ियाँ, भारतीय नारी की समस्याओं, नारी मुक्ति या स्त्री मुक्ति के ऊपर केंद्रित है। श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ है? 1942 ईस्वी में। फिर इस जो निबंध संकलन है ये श्रृंखला की कड़ियाँ, इसमें जो प्रमुख निबंध हैं हमारी श्रृंखला की कड़ियाँ, युद्ध और नारी, नारीत्व का अभिशाप, आधुनिक नारी उसकी स्थिति पर एक दृष्टि, घर और बाहर, हिंदू स्त्री का पत्नीत्व, जीवन का व्यवसाय, स्त्री के अर्थ, स्वातंत्र्य क्या प्रश्न, हमारी समस्याएं, समाज और व्यक्ति जीवन की कला, ये सभी निबंध इसी श्रृंखला की कड़ियाँ में समाहित हैं। भारतीय संस्कृत के स्वर 1983 ईस्वी में प्रकाशित महादेवी वर्मा का निबंध संकलन है। छड़दा 1956 ईस्वी में प्रकाशित तथा साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ये 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है? दुनिया का अनमोल रतन, गैंग्रीन, परिंदे, सिक्का बदल गया है। आप सभी को बताना है करीमुद्दीन जो है किस कहानी का पात्र है। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा? यानी कि विकल्प सी, करीमुद्दीन ये आपके परिंदे कहानी का प्रमुख पात्र है। करीमुद्दीन निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी परिंदे का पात्र है। किसकी कहानी है ये? निर्मल वर्मा की। और ये कहानी 1956 से 57 में प्रकाशित हुई है। परिंदे शीर्षक से निर्मल वर्मा ने एक कहानी संग्रह भी लिखा, यानी ये कहानी भी है और कहानी संग्रह है, जिसमें क्या है 7 कहानियाँ संकलित हैं। कितनी? 7 कहानियाँ इसमें संग्रहित हैं। कौन कौन सी 7 कहानियाँ हैं? अंधेरे में, तीसरा गवाह, डायरी का खेल, माया का मर्म, पिक्चर पोस्टकार्ड, सितंबर की एक शाम और परिंदे। अंधेरे में मुक्तिबोध की कविता भी है और निर्मल वर्मा की कहानी भी है।
उसके बाद में हम लोग देखते हैं परिंदे कहानी के प्रमुख पात्रों को। लतिका, सुधा, जूली, ह्यूबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी, फादर एलमंड, गिरीश नेगी इत्यादि, ये जो है इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। और इस कहानी का प्रकाशन हंस पत्रिका के अर्धवार्षिकांक में हुआ था। किसमें? हंस पत्रिका के अर्धवार्षिकांक में ये कहानी प्रकाशित होती है। इस कहानी के आरंभ में कैथरीन मेन्सफील्ड का कथन है। किसका कथन है इस कहानी के आरंभ में? कैथरीन मेन्सफील्ड का कथन है। दुनिया का अनमोल रतन मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित कहानी है। किसकी कहानी है ये? मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। दिल फिगार, दिल फरेब, हजरते खिज्र इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। दिल फरेब, दिल फिगार, हजरते खिज्र। गैंग्रीन अज्ञे जी के द्वारा रचित कहानी है। किसकी? अज्ञे जी की। इसे रोज नाम से भी जाना जाता है। मालती, महेश्वर, टीटी इसके प्रमुख पात्र हैं गैंग्रीन कहानी के। फिर जो है सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती द्वारा रचित कहानी है। किसकी कहानी है? सिक्का बदल गया है, कृष्णा सोबती की कहानी है। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, पूछे गए हैं परीक्षा में। साहनी, शाहजी, शेरा, हसैना, दाऊद खां, बेगू पटवारी इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। साहनी, शाहजी, शेरा, हसैना, दाऊद खां, बेगू पटवारी। फिर आपका अगला प्रश्न है कामायनी के लज्जा सर्ग की पंक्तियां हैं। कामायनी के लज्जा सर्ग की पंक्तियों के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सी हैं? तो देखते हैं हम लोग कौन सी लज्जा सर्ग की पंक्तियां हैं। प्राणी कटुता को बांट रहा, जगती को करता अधिक दीन। क्या ये जो है लज्जा सर्ग की पंक्ति है? तो ये जो है पंक्ति नहीं है। फिर है अगला, वन गुहा कुंज मरुअंचल में हूँ, खोज रहा अपना विकास। क्या ये जो है आपकी लज्जा सर्ग की पंक्ति है? तो नहीं है। फिर उसके बाद में अगली पंक्ति है, मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो। मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो। क्या ये पंक्ति लज्जा सर्ग की है? तो है। इस निविड़ निशा में संस्कृत की आलोकमयी रेखा क्या है? क्या ये लज्जा सर्ग की पंक्ति है? तो है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में। क्या ये लज्जा सर्ग की पंक्ति है? तो ये भी है। यानी सी, डी और ई ये तीनों पंक्तियां लज्जा सर्ग की हैं। तो सी, ई, डी आपका विकल्प सी में है, यही आपका सही जवाब है। उसके बाद में कामायनी ये महाकाव्य है। आप सब जानते हो इसमें 15 सर्ग हैं, जिसमें लज्जा कौन सा सर्ग है? 6वां सर्ग है। लज्जा सर्ग की पंक्तियां हैं, मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो। इस निविड़ निशा में संस्कृत की आलोकमयी रेखा क्या है? और नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में। उसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखते हैं जो लज्जा सर्ग से ली गई हैं। कोमल किसलय मरमर रव से, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। मैं उसी चपल की धात्री हूँ, लाली बन सरस कपोलों में, छाया पथ की तारक द्युत सी, क्यों कहती हो ठहरो नारी। ये सभी जो है महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, किससे? लज्जा सर्ग से ली गई हैं। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय काव्यशास्त्री के सिद्धांत से की जाती है? क्षेमेंद्र, अभिनव गुप्त, महिम भट्ट, विश्वनाथ। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के सामने। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय काव्यशास्त्री के सिद्धांत से की जाती है? तो कौन सा इस प्रश्न का सही जवाब होगा? आपका उत्तर है इस प्रश्न के लिए विकल्प बी,
तो राइट आंसर होगा यानी क्या है अभिनवगुप्त। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना भारतीय काव्यशास्त्र में किससे के सिद्धांत से की जाती है? अभिनव गुप्त के सिद्धांत से। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना भारतीय काव्यशास्त्री अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद से की जाती है। किससे? अभिव्यक्तिवाद से। विरेचन ग्रीक भाषा के शब्द कैथार्सिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है चिकित्सा शास्त्र। और अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के व्याख्याकारों ने विरेचन शब्द की व्याख्या 3 अर्थों में की है, धर्मपरक, नीतिपरक और कलापरक। कितने अर्थों में की है? 3 अर्थों में। अभिनव गुप्त ने भारत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? रस सूत्र की व्याख्या में अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया है। अभिव्यक्तिवाद वेदांत दर्शन पर आधारित है। किस पर? वेदांत दर्शन पर, जिसमें निष्पत्ति का अर्थ है अभिव्यक्ति। क्या है निष्पत्ति का अर्थ? अभिव्यक्ति माना है अभिनव गुप्त जी ने। फिर आपका अगला प्रश्न है, हिया जरत रहत दिन रैन, आम की डरिया कोयल बोले, तनिक न आवत चैन, हिया जरत रहत दिन रैन। ये गीत गोदान में कौन सा पात्र गाता है? होरी, धनिया, भोला, पटेश्वरी। हिया जरत रहत दिन रैन, आम की डरिया कोयल बोले, तनिक न आवत चैन। गोदान उपन्यास में कौन सा पात्र है जो इस गीत को गाने का काम करता है? तो आप सबका जवाब आया है विकल्पी, तो राइट माना जाएगा। यानी इस गीत को होरी गाता है। हिया जरत रहत दिन रैन, तनिक न आवत चैन। यह गीत गोदान उपन्यास के पात्र होरी द्वारा गाया गया है। होरी आमों के बाग में पहुंचा तो वृक्षों के नीचे तारे से खिले थे। उसका व्यथित निराश मन भी इस व्यापक शोभा और स्फूर्ति में आकर उपयुक्त गीत गाने लगता है। फिर है, निम्नलिखित चरित्रों को तत्संबंधी नाटकों के प्रकाशन यानी प्रथम प्रकाशन के अनुसार जो है लगाना है, पहले से बाद के क्रम में। तो देखते हैं हम लोग कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। सबसे पहले आएगा इसमें नारायण दास यानी कि ई। फिर कौन आएगा इसमें? आपका अलका यानी कि ए। उसके बाद में आपका आएगा अनुनासिक यानी कि सी। फिर आएंगे अशोक बाबू यानी कि बी। फिर आएंगे लोचन बाबू यानी कि डी। तो ये जो है आपका क्रम होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें सही कूट उत्तर के रूप में कौन सा है? तो आपका विकल्प डी जवाब ठीक माना जाएगा इस प्रश्न के लिए। हम लोग देखते हैं नाटकों के प्रकाशन को। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के सामने। अंधेर नगरी जो नाटक है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1880 ईस्वी। और नाटककार इसके कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। और नारायण दास इसी अंधेर नगरी नाटक का प्रमुख पात्र है। फिर है चंद्रगुप्त नाटक, इसका प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। और अलका चंद्रगुप्त नाटक की प्रमुख पात्र है। फिर है आषाढ़ का एक दिन, इसका प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी। लिखा किसने है? मोहन राकेश जी ने। और अनुनासिक इस नाटक का पात्र है। फिर है आधे अधूरे नाटक, प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। लिखा है मोहन राकेश जी ने। और अशोक इस आधे अधूरे उपन्यास का यानी नाटक का प्रमुख पात्र है। फिर जो है आपका है महाभोज नाटक, इसका प्रकाशन वर्ष है 1983 ईस्वी। लिखा है मन्नू भंडारी जी ने। और लोचन बाबू इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। महाभोज मन्नू भंडारी जी के द्वारा रचित महाभोज उपन्यास का नाट्य रूपांतर किया गया है। यानी महाभोज नाटक मन्नू भंडारी द्वारा रचित है, लेकिन महाभोज उपन्यास का रूपांतर है। और महाभोज उपन्यास का प्रकाशित हुआ है 1983
1979 ईस्वी में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये घटनाक्रम है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसके बाद में फिर आपका अगला प्रश्न है, काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं और कविता का नाम बताना है, कौन सी काव्य पंक्ति किस कविता से ली गई है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कविता है क्या है, उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है। उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है। ये पंक्तियाँ जो है किस कविता की हैं? अकाल दर्शन कविता की पंक्तियाँ हैं। उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, अकाल दर्शन कविता। फिर जो है अगली पंक्ति है, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। ये जो है पंक्तियाँ किस कविता की है? नक्सलवाड़ी। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, नक्सलवाड़ी। फिर है अगली पंक्ति है, मेरे देश की संसद मौन है। ये कविता यानी रोटी और संसद से ली गई है। उसके बाद में है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। ये पंक्तियाँ जो है मोची राम कविता से ली गई हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का सही मिलान कर दिया गया है। हम लोग देखते हैं कूट के रूप में जो आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, वो आपका विकल्प बी कूट सही माना जाएगा। फिर जो है यानी इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, उस मुहावरे को चल रहा अकाल दर्शन, मुझे अपनी कविताओं में प्रजातंत्र की तलाश नक्सलवाड़ी, मेरे देश की संसद मौन है, रोटी और संसद, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। तो है क्या विद्यार्थियों, ये सभी जो काव्य पंक्तियाँ हैं ये किस कवि की हैं? सुदामा पांडे धूमिल जी की हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, सभी कविताएं और काव्य पंक्तियाँ सुदामा पांडे धूमिल जी की हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। कविता कलाप, कुमार संभवसार, लेखांजलि, रसज्ञ रंजन, कालिदास की निरंकुशता। तो इतना तो तय ही हो गया है कि ये सभी जो है रचनाएं किसकी हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। कविता कलाप, लेखांजल, कालिदास की निरंकुशता, कुमार संभवसार, रसज्ञ रंजन। और जो इनका क्रम होगा आपका वो आएगा सबसे पहले कुमार संभवसार अर्थात बी, फिर उसके बाद में आएगा कविता कलाप यानी कि ए, उसके बाद में आपका आएगा कालिदास की निरंकुशता यानी कि ई, और उसके बाद में आएगा रसज्ञ रंजन यानी कि डी, और फिर आपका आएगा कौन सा बचता है? लेखांजल यानी कि सी। तो ये बी ए ई डी सी आपका क्रम होगा। यानी सही जवाब इस प्रश्न के लिए कूट के रूप में कौन सा है? आपका विकल्प बी। फिर उसके बाद में जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको जानना है, क्या है? कुमार संभवसार, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1902 ईस्वी। कविता कलाप का प्रकाशन है 1909 ईस्वी। कालिदास की निरंकुशता, इसका प्रकाशन वर्ष है 1919 ईस्वी। रसज्ञ रंजन का प्रकाशन है 1920 ईस्वी और लेखांजल का प्रकाशन है 1928 ईस्वी। यानी सभी ये क्या है? महत्वपूर्ण रचनाएं हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। उसके बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की काव्य रचनाओं को हम लोग देखते हैं। काव्य मंजूषा, कान्यकुब्ज अबला विलाप, नागरी, देवी स्तुति शतक। काव्य मंजूषा, कान्यकुब्ज अबला विलाप, नागरी, देवी स्तुति शतक। और गद्य रचनाएं हैं कौटिल्य कुठार, शिक्षा सरोज, वनिता विलाप। कौटिल्य कुठार, शिक्षा सरोज, वनिता विलाप। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है फिर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है।
पाश्चात्य काव्यशास्त्र की जो है कृतियाँ हैं और उनके रचनाकारों को हम लोगों को मिलान करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सी रचना किसकी है। सबसे पहले है लिटरेरिया बायोग्राफिया। लिटरेरिया बायोग्राफिया ये आपकी रचना किसकी है? तो ये कॉलरिज की है। बायोग्राफिया लिटरेरिया आप सभी लोग जानते हैं। फिर है द रिहेटोरिक्स। ये रचना किसकी है? अरस्तू की है द रिहेटोरिक्स। फिर है द लिरिकल वैलेट्स। ये रचना किसकी है? वर्ड्सवर्थ की लिरिकल वैलेट्स। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये आई है रिचर्ड्स की है। तो आपका सही मिलान कर दिया गया है। बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज, द रेहेटोरिक्स अरस्तू, लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आइए रिचर्ड्स। ये आपका सही क्रम मिलान के रूप में हुआ और कूट जो आपका सही होगा विकल्प डी इसमें आपका सही उत्तर माना जाएगा। उसके बाद में द रेहेटोरिक्स यानी रेटोरिक में अरस्तू की साहित्य संबंधी धारणाएं हैं। इस रचना में क्या है? अरस्तू की साहित्य संबंधी धारणाएं हैं। बायोग्राफिया लिटेरिया का प्रकाशन 1817 ईस्वी में हुआ है। द लिरिकल बैलेट्स पुस्तक को वर्ड्सवर्थ ने कॉलरिज के साथ मिलकर लिखा है। किसके साथ? कॉलरिज के साथ। और इसकी भूमिका स्वयं वर्ड्सवर्थ ने एडवर्टाइजमेंट के शीर्षक से लिखी है। और इस पुस्तक के 4 संस्करण हैं 1978, 1800, 1802, 1815 और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 ईस्वी में प्रकाशित रचना है। फिर आपका अगला प्रश्न है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है, यानी संवाद है और नाटकों के उनके पात्र हैं। तो देखते हैं हम लोग कौन सा संवाद किस पात्र का है। तो सबसे पहले है धनवानों के हाथ में एक ही माप है। धनवानों के हाथ में एक ही माप है, वे विद्या, सौंदर्य, बल और पवित्रता और तो क्या हृदय को भी उसी से मापते हैं, वो माप है उनका ऐश्वर्य। तो ये कथन जो है किसका है? देवसेना का है। किसका है? देवसेना का है। उसके बाद में अगला कथन है आपका, जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती हो उसका हमें तिरस्कार करना ही होगा। ये कथन किसका है? श्रमण का है। फिर अगला है भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पास में आबद्ध है। तो ये कथन किसका है? धातुसेन का है। फिर अगला है प्रणयवंचियाँ स्त्रियाँ अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती है। ये कथन किसका है? तो ये विजया का है। और इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो कौन सा? विकल्प ए होगा, आपका माना जाएगा विकल्प ए। और उपयुक्त सभी संवाद जो हैं आपने देखा ऊपर, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त के हैं। किसके हैं? स्कंदगुप्त के हैं। स्कंदगुप्त नाटक के अन्य महत्वपूर्ण संवाद हैं। श्रमण कहता है निरीह प्राणियों के वध में कौन सा धर्म है ब्राह्मण। प्रख्यात कीर्ति का कथन है धर्म के अंधभक्तों मनुष्य अपूर्ण है। धर्म के अंधभक्तों मनुष्य अपूर्ण है। फिर स्कंदगुप्त का कथन है, क्या कहता है स्कंदगुप्त? बौद्धों का निर्वाण, योगियों की समाधि और पागलों की से संपूर्ण विस्मृत मुझे एक साथ चाहिए। कमला का कथन है, कौन कहता है कि तुम अकेले हो, समग्र संसार तुम्हारे साथ है। कौन कहता है कि तुम अकेले हो, समग्र संसार तुम्हारे साथ है। ये किसका कथन है? कमला का। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। चित्रलेखा, राम रहीम, विराटा की पद्मिनी, विस्मृत के गर्भ में अलका। तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा प्रकाशन के तौर पर? तो वो अलका आएगा, यानी कि ई। उसके बाद में यानी कि कौन सा आएगा? इसमें सबसे पहले आएगा आपका विराटा की पद्मिनी, यानी कि सी।
फिर आपका आएगा अलका यानी कि ई, उसके बाद में आएगा चित्रलेखा यानी कि ए, फिर उसके बाद में आएगा राम रहीम यानी कि बी, और आएगा उसके बाद में विस्मृत के गर्भ में यानी कि डी। तो सी ई ए बी डी ये जो है इसका क्रम होगा। फिर देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण जानकारी। चित्रलेखा उपन्यास 1934 ईस्वी में प्रकाशित है। किसका है? भगवती चरण वर्मा का। और ये पाप पुण्य की समस्या के ऊपर आधारित है। ये सभी प्रश्न एक एक करके पूछे गए हैं। राम रहीम, इसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का ये उपन्यास है। अलका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उपन्यास है। इसका प्रकाशन है 1933 ईस्वी में। विराटा की पद्मिनी 1929-30 में प्रकाशित, ये जो है वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है। विस्मृत के गर्भ में, इसका दूसरा संस्करण 1945 में प्रकाशित हुआ और ये राहुल सांकृत्यायन जी का अनूदित उपन्यास है। किसका है? विस्मृत के गर्भ में राहुल सांकृत्यायन का अनूदित उपन्यास है। फिर उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, कहानीकार और उनकी कहानियों का हम लोगों को मिलान करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, मिलान करते हैं इसको, कौन सी कहानी किसकी है। और सभी कहानियाँ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हैं राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव की कहानी इनमें से कौन सी है? अपने पार राजेंद्र यादव की कहानी है। फिर हैं आज्ञे जी। आज्ञे जी की कहानी इनमें से कौन सी है? तो वो है जिज्ञासा। आज्ञे जी की कहानी है। फिर जयशंकर प्रसाद की कहानी कौन सी है? चित्र लिखे पत्थर, ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है। और माधवराव सप्रे की कहानी है एक पथिक का स्वप्न। माधवराव सप्रे। राजेंद्र यादव अपने पार, आज्ञे की जिज्ञासा, जयशंकर प्रसाद की चित्र लिखे पत्थर, माधवराव सप्रे की एक पथिक का स्वप्न। तो ये आपका सही मिलान हुआ और कूट के रूप में आपका विकल्प बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब माना जाएगा। हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। फिर जो है अन्य महत्वपूर्ण कहानीकारों कहानियों को देख लेते हैं। जहाँ लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव की कहानी है। रोज आज्ञे की कहानी है। ममता जयशंकर प्रसाद की कहानी है। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की कहानी है। और ये सभी कहानियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं, रचनाकार भी इनके पूछे गए हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या करना है? लेखक और उनकी एकांकियों के साथ में हम लोगों को मिलान करना है। एक तरफ है लेखक, दूसरी तरफ है उनकी एकांकी। तो सबसे पहले है भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल की एकांकी कौन सी है इनमें? तो उसका नाम है पलायन। फिर है कमलेश्वर। कमलेश्वर जी की एकांकी है लहर लौट गई। फिर है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी की एकांकी है मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा। फिर है उदय शंकर भट्ट, इनकी एकांकी है आदिम युग। भारत भूषण अग्रवाल की पलायन, कमलेश्वर की लहर लौट गई, विष्णु प्रभाकर की मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा, उदय शंकर भट्ट की आदिम युग है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों का लेखक और एकांकी से मिलान किया गया और जो कूट आपका सही होगा इसमें विकल्प डी आप लोगों का सही उत्तर इस प्रश्न के लिए माना जाएगा। फिर उसके बाद में चर्चित एकांकी लेखक और उनकी एकांकियां। युग युग या 5 मिनट, ये किसकी एकांकी है? भारत भूषण अग्रवाल की युग युग या 5 मिनट। फिर है रोशनी शेष है, ये एकांकी किसकी है? सिद्धनाथ कुमार की। पर्दे के पीछे एकांकी किसकी है? उदय शंकर भट्ट की। और टकराहट एकांकी किसकी है? जैनेन्द्र कुमार जी की। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है। हम उम्मीद करते हैं ये सत्र आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और कई सारे प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से देखने को मिलेंगे, बनेंगे।
सेशन को आप सभी लोग लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करते हुए सभी को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिए। आप सभी लोगों का प्यार मिलता रहेगा, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा, ऊर्जा मिलती रहेगी और हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। और साथ ही उन साथियों का, विद्यार्थियों का हार्दिक आभार जो अंत तक प्रतिदिन सेशन को वॉच करते हैं। हम मिलेंगे आपको फिर से नए मॉडल पेपर के साथ नए प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।